हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 6। जो हमारा चैप्टर 6 है वो क्या है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज हम जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही का जमना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। इसके लिए हमें क्रियाकलाप 6.1 करके देखते हैं। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटें। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटें। इन टुकड़ों को फर्श पर अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ? जैसे कि हमने यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा ये लिया था, हमने यहाँ पर शीट, इसको पहले हमने 4 बराबर भागों में काटा, फिर एक टुकड़े में से फिर 4 इसको बराबर वर्गों में विभाजित किया। तो अब हम इसके लिए एक यहाँ पर क्रियाकलाप 6.2 करके देखते हैं। अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक के पाउडर को एकत्रित कर ले और चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना ले। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना ले। इसे चौक के आकार में बेलकर सूखने दे। क्या आप चौक के चूर्ण से आपने चौक बना ली है या आप चौक बना सकते हैं? अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 6.3। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग को पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया है? अब हम एक क्रियाकलाप 6.4 करके देखते हैं। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहां जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं? अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं 6.5। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। उसके मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 6.1 6.2 में आपने देखा कि कागज चौक के आम साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में आपने जल अवस्था परिवर्तन हो जाती है। ठोस द्रव अथवा गैस द्रव्य। क्रियाकलाप 6.5 में आपने देखा कि ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग, अवस्था और उसके गुण में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। पहले तो हमने भौतिक परिवर्तन देख लिया है। ऐसा पदार्थ जिसके आकार, आमाप, साइज या रंग में या उसके गुण में कोई परिवर्तन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम रासायनिक परिवर्तन को देखते हैं। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इसे भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगने कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग
कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है, आपने देखा होगा। जैसे कि हम देखते हैं अगर कोई वस्तु बाहर रखी है तो उसमें क्या हो जाता है, लोहे में जंग लग जाती है। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है लोहे में जंग लगी हुई कुछ वस्तुएं। जैसे कि यहाँ पर एक ये पलंग दिखाई दे रहा है, इसमें जंग लगी हुई है। यहाँ पर ये बहुत सारे लोहे के यहाँ पर हमको वस्तुएं दिखाई दे रही है जिनमें जंग लगी हुई है। कि घर में रखी हुई कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिन खुला रख देते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय खुला रहे तो उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तन पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 6.6। मैग्नीशियम की पतली पट्टी, फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए, इसके सिरे को रेगमाल से साफ कीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लो के पास लाइए, यह चमकदार श्वेत सफेद प्रकाश देती हुई जलने लगती है। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2, और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ध्यान दें कि यह लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरण में 3 का अर्थ बनना या होता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही छात्रों से अपेक्षित है। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जली विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जली विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय? भस्म को जल में घोलने पर नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस जल H2, ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। जैसे कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 6.7। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए कांच के एक ग्लास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट नीला तोता घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने के विलयन से कीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने इसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट डाला और यहाँ पर क्या डाला, हमने एक ब्लेड डाली। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट का जो है रंग परिवर्तन हो जाता है। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक अन्य पदार्थ है। हम अभिक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4, इसमें नीला तोता प्लस लोहा Fe। आयरन सल्फेट विलयन FeSO4 हरा, और ये क्या होता है, कॉपर यानी Cu भूरा निक्षेप। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 6.8। किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाए गए व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि हमने अध्याय 5 में बताई है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है?
परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार से हो सकते हैं: सिरका, एसिटिक अम्ल, खाने का सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अन्य पदार्थ। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, चूने के पानी में गैस को गुजारने के लिए व्यवस्था। यह हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ से गैस को गुजारे, कार्बन डाइऑक्साइड, सिरका, खाने का सोडा और ये क्या है, चूने का पानी। अब हम आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने का पानी CaOH2, ये क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यहाँ देखने के लिए करेंगे। हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा है कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 6.6 मैग्नीशियम को जलाने पर बनने वाली भस्म का एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया में आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे की ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी अयस्क में धातु का निष्कर्षण करना हो तो जैसे लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। औषधि भी रासायनिक परिवर्तन की अभिक्रियाओं की श्रृंखला का एक अन्योन्य उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जक और डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन एक या अधिक नए पदार्थ से निर्मित होते हैं। नए उत्पादों या पदार्थों का अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी अन्य गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना या किसी गैस का बनना। आइए हम कुछ अन्य उदाहरण भी इसके विचार में करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले देखते हैं, आपने देखा है कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल को प्रदूषित करती है। इसलिए आपको पटाखे नहीं जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? अब हम यहाँ देखते हैं, यह हमको दे रखा है सुरक्षात्मक आवरण। आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य की किरणों से, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे बचाकर रखती है। कौन? ओजोन परत। ओजोन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्रकृति के आवरण की तरह कार्य करती है। एक आवरण है हमारे लिए। कौन? ओजोन परत। संभवतः आपने देखा होगा कि सेब को काटने के तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े को भूरे रंग का हो जाता है। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ भी दोहराइए। इसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है?
अब हम देखते हैं अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना। अब हम देखते हैं जो लोहे में जंग लगना क्या है। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले लोहा Fe, ऑक्सीजन O2 वायु और प्लस H2O, नहीं, ऑक्सीजन O2 वायु से और उसमें फिर जल H2O। फिर हम देखते हैं ये क्या बना था, जंग आयरन ऑक्साइड Fe2 और O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक है अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। हम जंग लगने की से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसे किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस एक परत चढ़ाना। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे की क्रोमियम अथवा जस्ते जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन ग्लेवेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं जिससे उनमें जंग नहीं लगती है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने की प्रक्रम दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? जैसे कि हम बता सकते हैं कि लोहे की में जो जंग लगती है उससे हमारी कितनी आर्थिक परेशानियां होती हैं। अब हम देखते हैं स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। हाँ, इसमें कितने प्रक्रम को मिलाया जाता है? क्रोमियम, निकेल और मैग्नीशियम धातुओं को मिलाकर इसको बनाया जाता है। किसको? स्टेनलेस स्टील को। अब हम देखते हैं क्रिस्टलीकरण। कक्षा हमने छठी में आपने पढ़ा है कि साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता और उसके क्रिस्टल छोटे होते। इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तथापि किसी भी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप के क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हम देखते हैं यहाँ पर क्रियाकलाप 6.9। अम्ल का उपयोग किया जाना है तो शिक्षक की उपस्थिति में करें इसको। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार ना छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दिखाई देता है? यदि नहीं तो और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। आपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉपर सल्फेट और क्रिस्टल। जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या हमारा कॉपर सल्फेट और ये क्रिस्टल है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, क्रिस्टलीकरण, यशद लेपन, भौतिक परिवर्तन और जंग लगना। इन सभी शब्दों का अर्थ हमने अच्छे से जान लिया है। अब हम इसका सारांश देखते हैं। हमने क्या सीखा? परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक। परिवर्तन जो होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन वो कैसे होते हैं? भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते। ये परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय हो सकते हैं।
रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने इसका सारांश भी देख लिया है। हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।